हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज। यानी कि अगर आपने मेडिकल सर्जिकल का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो अब आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। सो गाइस, ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन के पैटर्न है वो आपको पार्ट 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे। आई मीन जब आप पार्ट ए देंगे अपने नॉट सेट 8 का तो आपको क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट फॉर्म में दिखेंगे, पर जब आप पार्ट बी देंगे तब आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई एक हो सकता है या फिर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, जो भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पहले मेडिकल सर्जिकल को थोड़ा रिवाइज करना है। तो रेस्पिरेटरी की सिस्टम की जो मेडिकल सर्जिकल है उसे थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। वरना यू विल बी लाइक कि क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा आपको। सो आपको पता होना चाहिए अस्थमा क्या है, एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, निमोनिया क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, and your ARDS, RDS and your other disorder। तो आपको ये सारे के सारे डिसऑर्डर टिप्स पे होने हैं, तभी उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हम एक एक क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। आई होप आप क्वेश्चन बहुत इजीली पढ़ पा रहे हैं। A nurse is complaining the health history for a client who has been taking Echinacea for a head cold, okay? And the client asks, why isn't this helping me feel better? Which of the following response by the nurse would be the most accurate? यहाँ पे जो नर्स है, ओके, कंप्लीटिंग द हेल्थ हिस्ट्री सब कुछ लिया और पेशेंट कह रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ अपने सर ठंड हेड कोल्ड की, बट फिर भी मुझे इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी बोली हुई बात उस नर्स की बिल्कुल परफेक्ट मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन सो द इफेक्टिवनेस ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट। बहुत ही कम मात्रा में जानकारी है इसके बारे में। एंटीबायोटिक आर एजेंट नीडेड टू ट्रीट हेड कोल्ड। कह रहा है कि भाई एंटीबायोटिक से ठीक होगा, ये तुम्हारे किसी फालतू के हर्बल प्रोडक्ट से ठीक नहीं होने वाला है। द हेड कोल्ड शुड बी गॉन विद इन अ मंथ। तो हेड कोल्ड जो है वो आपका एक महीने के अंदर अंदर जाता है, तो इसीलिए दवाई भी असर कर रही है, धीरे धीरे वक्त लगेगा। एंड देन आफ्टर वी हैव लाइक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, कंबाइनिंग हर्बल प्रोडक्ट्स, ओके। कंबाइनिंग हर्बल प्रोडक्ट्स विद प्रिस्क्रिप्शन एंटीवायरल मेडिकेशन जो है इज श्योरली टू हेल्प यू। सो वो कह रहा है कि इसके साथ हम लोग क्यों ना एंटीवायरल भी ऐड कर देते, तो उससे तो डेफिनेटली तुम्हें मदद होगी। सो गाइस, क्यों नहीं ठीक हो पा रही हूँ, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? यू हैव टू गिव मी द आंसर। सो यू हैव 5 seconds, यू कैन होल्ड दिस वीडियो और आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप होते और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप क्या देते? सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी योर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। So guys, the correct answer is option number 1. There is a limited information as to the effectiveness of the herbal products। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग है, ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसके बारे में जो जानकारी है वो काफी कम है। नाउ लेट मी गिव यू द रैशनल। सो गाइस, रैशनल के तौर पे साफ साफ है, इस टाइम पे एट दिस टाइम देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एविडेंस to warrant recommendation of herbal products for management of cold. Okay, further study is needed to show evidence of the therapeutic effects and the indications. Antibiotics are effective against bacteria. The head cold may have a viral cause. So head का जो है viral cause हो सकता है। And uncomplicated upper respiratory tract infection subside within 2 to 3 weeks। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है वो। There may be a drug interaction with the herbal product and the prescription। इसीलिए हम कभी भी हर्बल प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देंगे। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखते हैं किसी प्रकार का हर्बल प्रोडक्ट, तो उसकी रिसर्च एविडेंस उतना नहीं होता है, इसीलिए जो ऑप्शन जाने वाला है दैट विल बी द आंसर नंबर 1। So guys, next see the question number 2। A nurse is teaching a client about taking antihistamines, okay। सो जो नर्स है वो टीच कर रही है पेशेंट को, ठीक है, टीचिंग अ क्लाइंट, ओके, टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट टेकिंग एंटीहिस्टामिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? सो गाइस, एंटीहिस्टामिन्स अगर कोई इंसान ले रहा है तो क्या नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस आप इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए,
ऑपरेटिंग मशीनरी एंड ड्राइविंग में बी डेंजरस व्हाइल टेकिंग एंटीहिस्टामिन्स। क्या एंटीहिस्टामिन्स को लेकर नींद आती है क्या? ये कंसंट्रेशन में कुछ ऑल्टरेशन होते हैं क्या एंटीहिस्टामिन को लेकर, जिसकी वजह से हम मना कर रहे हैं? मे बी लेट्स सी। कंटिन्यू टेकिंग एंटीहिस्टामिन्स इवन इफ नेजल सिक्रीशन इन्फेक्शन डेवलप्स। वो कह रहा है भाई आप एंटीहिस्टामिन को लेते ही रहिए जब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके नेजल इन्फेक्शन डेवलप भी हो जाता है तब भी आपको लेते ही रहना है एंटीहिस्टामिन को। द इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन इज नॉट फेल्ट अंटिल अ डे लेटर। एंटीहिस्टामिन का असर दिखने में आपको एक दिन लगेगा, तो आप बस लेते रहो। डू नॉट यूज अल्कोहल विद एंटीहिस्टामिन। कृपया करके शराब का सेवन बिल्कुल ना करें अगर आप एंटीहिस्टामिन ले रहे हैं तो। इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक टू 2000 ml पर लीटर। तो आपको 2000 पर लीटर डे जो है वो आपको यूज करना है। तो गाइस व्हाट यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई इंसान एंटीहिस्टामिन लेता है तो कौन कौन सी बातें जो है वो आपको टीचिंग प्लान में ऐड करनी है? सो यू हैव 10 seconds and then after I will let you know the answer. So guys please you just spend your 10 seconds to answer the question. Okay, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So guys, I'm back with the answer. So the answer of this question is basically option number 1. Operating machinery and driving may be dangerous while taking antihistamines. Antihistamines के साथ किसी प्रकार का कोई मशीनरी काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। The second option which is correct is option number 4. Do not use alcohol with antihistamines. Drug interaction हो सकता है इसलिए नहीं करना है। एंड आपको जो फ्लूइड इनटेक होता है वो 2000 ml पर डे करना होता है इंक्रीज। So option number 1, 4 and 5 are the correct answers. Now let me give you the rationale guys. Antihistamines have a anticholinergic effect. सो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, कॉलिनर्जिक्स एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या है। सो बेसिकली हमारे पास जो कॉलिनर्जिक्स है, दीज आर बेसिकली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स। एंटी कॉलिनर्जिक्स मतलब कि पैरासिम्पथेटिक को आप ब्लॉक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका हल्का हल्का एक्टिवेट हो रहा है। ओके, सो द कॉलिनर्जिक्स आर पैरासिम्पथेटिक, द एंटी कॉलिनर्जिक्स मीन्स पैरासिम्पथेटिक ब्लॉक। ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जो आपकी एंटीहिस्टामिन्स है उनका असर एंटीकोलिनर्जिक्स काम करते हैं वो। ओके, एंटीकोलिनर्जिक यानी पैरा को ब्लॉक कर रही हो। सो एंटीहिस्टामाइंस हैव एंटीकोलिनर्जिक एक्शन एंड अ ड्राइंग इफेक्ट। ओके, एंड अ ड्राइंग इफेक्ट। सो पैरासिम्पथेटिक का मतलब होता है सिक्रीशन ज्यादा लेकर आना, स्लाइवरी and GI system eat and digest, but when you are blocking this parasympathetic by giving anticholinergics, now the patient is very dry. Okay, and reduce nasal and salivary and lacrimal gland hypersecretions. Okay, drying effect and running nose, tearing and itching in eyes. An adverse effect is drowsiness. Okay, so operating machinery and driving are not recommended, that's why. Okay, and these there is also an addictive additive depressant effect when alcohol is combined. तो जब आप अल्कोहल के साथ इस ड्रग को लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक प्रकार से एडिक्टिव डिप्रेशन देखने को डिप्रेशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। सो अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द एंटीहिस्टामिन्स। द क्लाइंट शुड इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड ओके इनटेक ऑफ एटलीस्ट 8 ग्लास पर दिन ऑफ द ड्राइंग सिक्रीशंस जो हो रही है बिकॉज ऑफ एंटी कॉलिनर्जिक्स। सो एंटीहिस्टामिन्स आर एंटी कॉलिनर्जिक्स एंड कॉलिनर्जिक्स मीन पैरासिम्पथेटिक यानी बहुत हाई सिक्रीशंस होना, और एंटीकॉलिनर्जिक्स मींस पैरासिम्पथेटिक ब्लॉक हो रहा है, सो बॉडी इज ड्राई, दैट्स व्हाई टेकिंग फ्लूइड इनटेक हाई इज वेरी गुड, it's fine. And antihistamine have no antibacterial action, the effect of antihistamine is from not delayed. okay, so एक दिन के बाद असर आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका असर आ जाता है जब आना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दिन के बाद इसका असर आएगा। ओके, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है। Alright guys, let's move on with the question number 3. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और एंटीहिस्टामिन्स के बारे में आपने कुछ नई इंफॉर्मेशन सीखी होगी। So now let's see the question number 3. A client with allergic rhinitis, so guys inflammation of your nose. तो जब हम नोज के एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो नोज की जो हमारी रूफ है, the roof and the base and the floor back area, so inflammation हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया का और वो भी एलर्जिक rhinitis. Okay,
So a client with allergic rhinitis is instructed on the correct technique for using an intranasal inhaler. तो आपने एक सही टेक्निक बताई है कैसे आप यूज कर सकते हैं इनहेलर. Which of the following statement would demonstrate to the nurse that the client understand the instruction? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये डेमोस्ट्रेट कर रही है कि भाई नर्स जो है वो क्लाइंट नर्स के इंस्ट्रक्शन को समझ चुका है, इनहेलर कैसे इस्तेमाल करना है. तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि इंट्रानेजल जो इनहेलर है वो कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स सी, क्या उसे इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. आई शुड लिमिट द यूज ऑफ द इनहेलर टू अर्ली मॉर्निंग एंड बेड टाइम यूज. तो क्या सुबह जल्दी उठना और रात को सोने के टाइम पे इनहेलर नहीं लेना है, मतलब कम लेना है, सॉरी. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट शेक द कैंस्टर बिकॉज दैट कैन डैमेज द स्प्रे डिवाइस. तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको बिल्कुल शेक मत कीजिए, शेक नहीं करेंगे तो सब सही रहेगा. या फिर आई शुड होल्ड वन नोस्ट्रिल क्लोज्ड while I insert the spray into the other nostril. या फिर फोर्थ पॉइंट सही बोल रहा है. The inhaler tip is inserted into the nostril and pointed toward the inside nostril wall. दीवार की तरफ उसको, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि दीवार की तरफ नहीं, डायरेक्शन पीछे की तरफ होनी चाहिए. So guys, you have 10 seconds, then after I will give you the exact answer. So the answer of this question number 3 is option number 3. I should hold one nostril close and then after the another. वरना वो बाहर आ जाएगा, एक नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल में बाहर आ जाएगा ड्रग. इसीलिए एक नोस्ट्रिल को बंद करना है, इंसर्ट एक, जब आप एक में इंसर्ट कर रहे हो तो एक को इंसर्ट कर रहे हो तो एक को बंद रखना है. So now let's see question number 4. So the answer of question number 3 is option 3. Let's see question number 4. Which of the following would be an expected outcome for a client recovering from an upper respiratory tract infection? So which of the following would be an expected outcome for a client recovering from an upper respiratory tract infection? Guys, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज आउटकम कि भाई क्लाइंट रिकवर हो रहा है कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर. सो गाइस लेट मी टेल यू, मैं थोड़ी थ्योरी बता दूं आपको. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपके बेसिकली एपिग्लोटाइटिस, क्राउड, ओके, कुछ इस प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं. एंड स्टाइडर हो गया आपका, रोंकाई हो गई आपकी, एंड इस पर साइनसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया. ये कुछ कंडीशंस आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगी. कारण जो होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो कई बार पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी इन्फेक्शन, सम टाइम बैक्टीरियल कारण बन सकते हैं. ओके, सो देखते हैं कि वो ठीक कैसे हो रहा है. मेंटेन अ फ्लूइड इनटेक ऑफ 800 ml एवरी 24 आवर्स. मतलब 24 घंटे में 800 ml पानी पीना है, इसका मतलब वो इंसान ठीक हो गया है जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. एक्सपीरियंसिंग चिल्स ओनली वंस अ डे, सिर्फ उसको चिल्स एक ही दिन में एक ही बार आ रहा है. कफ प्रोडक्टिविटी विदाउट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कफ प्रोडक्टिव हो रहा है बिना किसी चेस्ट डिस्कम्फर्ट के. Experience less nasal obstruction and discharge. Guys, option number 4 is very simple because upper respiratory tract obstruction हो रही है तो कफ कैसे बन सकता है, कफ तो नीचे की तरफ रहेगा ना, बिकॉज लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपका कफ रहेगा. अपर में कफ जो है उतना ज्यादा नहीं होता, स्पूटम हो सकता है because of sinus and because of that thing, but not that much productivity of cough. Experience less nasal obstruction and discharge. So I think option number 4 will be the correct answer. So let me cross check it for you. All right. So guys, question number 4, the answer is 4 is correct. Fine. Next, question number 5. The nurse teaches the client how to instill nose drop. तो जब भी आप किसी पेशेंट के नोज में ड्रॉप डाल रहे हैं तो कैसे ड्रॉप डालने हैं. Which of the following technique is correct? इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि करेक्ट है. The client uses straddle technique while handling the dropper. ड्रॉपर को पकड़ते वक्त आपको straddle टेक्निक यूज करनी है. या फिर the client uses a new dropper for each installation. या फिर the client blows the nose gently before installing the drops. The client sits in a semi-forward position with the head tilt forward after administration of the drop. So guys, you have 10 seconds and then after you have to give me the answer. Okay, question number 5. So इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीका है. So guys, let me tell you the answer. The answer is option number 2. सबसे पहले आपके पेशेंट को बोलना है कि अपना जो नोज है वो ब्लो कर लीजिए जितना किया जा सकता है. Okay, before installing you have to ask the patient to blow the nose. Okay, so that will be the correct answer. Next, question number 6.
This nurse should include which of the following instructions in the teaching plan for a client with chronic sinusitis. So किसी के साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, साइनसिस में क्रॉनिक हो चुकी है, जो कि साइनसाइटिस इज वेरी क्रॉनिक, ओके, सो इट्स वेरी क्रॉनिक, सो क्या इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करनी चाहिए टीचिंग केयर प्लान में? अवॉइड द यूज ऑफ कैफिनेटेड बेवरेजेस, परफॉर्म पोस्टरल ड्रेनेज एवरी डे, take hot shower twice daily, report a temperature of 102 Fahrenheit or higher. So guys, इंस्ट्रक्शन टीचिंग प्लान में क्या डालोगे आप? यानी आप क्या मैनेज, क्या आप एक कुछ करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, राइट? सो टीचिंग केयर प्लान में 102 ही नहीं, 99 100 इज ऑल्सो अ फीवर. ऐसा नहीं कि बस 102 होगा तभी हमें बताना है. क्यों 100 फीवर होगा तब नहीं बताना है क्या? या 99 तब नहीं बताना क्या? इस प्रकार से आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए. तो ये ऑप्शन सही है, बट ये फिर भी गलत है, क्योंकि 102 क्यों? व्हाट अबाउट 100? व्हाट अबाउट 99? So that's why this is not the correct answer. And avoid the use of caffeinated beverages, perform postural drainage. Guys, again, sinusitis is an upper respiratory tract infection or obstruction. So there is no link between drainage and something like that, because postural drainage आपका lower respiratory tract obstruction में common होगा, ना कि upper में. So the answer will be take hot shower twice daily. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में आप सोच सकते हैं कि कैफिनेटेड ड्रिंक का शायद कुछ लेना देना होता होगा, बट टेक हॉट शावर ट्वाइस डेली, दिस विल बी वेरी वेरी नाइस फॉर द पेशेंट विद साइनसाइटिस, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, रिलैक्स हो जाए पेशेंट को, ब्लड सप्लाई ज्यादा वहां पहुंचे और वो बेटर फील करे. नाउ लेट मी गिव यू द रैशनल. So guys, the client with chronic sinusitis should be instructed to take hot showers in the morning and the evening to promote drainage of the secretions. Okay, and there is no need to limit the caffeine intake. कोई लेना देना नहीं है इसका, कोई लेना देना ही नहीं है. Okay, performing postural drainage will inhibit the removal of secretions, not promote it. Okay, and it should elevate the head of the bed to promote drainage. तो सर को ऊपर करके भी हम कर सकते हैं, सीपीटी की जरूरत नहीं है. Client should report all temperatures, not particularly 102. तो ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ 102 टेम्परेचर, चलो चलो टिक कर देते हैं. नहीं गाइस, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 99 100 भी हाई ही होते हैं. तो दिस इज नॉट ओनली द हाई, more than 98.6 is higher, so all the higher will be notified, not only this one. So guys, now let's move on to the question number 7. A client with allergic rhinitis asked the nurse what to do to decrease the rhinorrhea. So ड्रेनेज आपके नोज. तो ये सारा आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के. धीरे धीरे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के क्वेश्चंस के पास भी जाएंगे. तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के आ रहे हैं, रिनोरिया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू गिव द क्लाइंट. तो इनमें से रिनोरिया जिसके नोज में से सिक्रीशंस आ रहे हैं, उसको कम करने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस देना फायदे में रहेगा? यूज नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे रेगुलरली टू हेल्प क्लियर योर नेजल पैसेज. तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स का इस्तेमाल कीजिए. Ask the doctor for antibiotics. Antibiotics will help to decrease the secretion. It is important to increase your activity. A daily brisk walk will help you to promote drainage. Keep a diary of when your symptom occur. This can help you identify what precipitate your attacks. That's really great. So question number 7 में वो allergic है, allergic patient है. Okay, so we have allergic rhinitis. Okay, एलर्जिक रेनाइटिस का मतलब साफ साफ ये है कि कुछ तो कारण बन रहा है, वो बाहर गया था, डस्ट में गया था, पोलन्स की वजह से, या फिर अभी जस्ट गार्डन में था, कब उसको तो टाइम नोट करना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट कीप अ डायरी ऑफ व्हेन योर सिम्पटम्स अकर, ताकि हमें पता लग सके एलर्जिक रेनाइटिस कब अटैक आ रहा है. आई होप इट इज ग्रेट, राइट? नेक्स्ट, सो गाइस, एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ड्रग कैलकुलेट करना है आपको, बेसिकली नॉट ड्रग, हाँ ड्रग, सॉरी. So, guaifenesin 300 mg 4 times a day has been prescribed as a expectorant, secretions को बाहर निकालने वाला. 300 mg आप 4 बार दे रही हो. The dosage strength of the liquid is 200 mg per 5 ml. How many millimeters should the respiratory administer for each dose? तो कितने ml जो है वो पेशेंट को देना चाहिए? अगर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो you can easily find it out. Let me tell you, desired dose divided by available dose into quantity. That is the formula of the question. Okay, so desired dose, available dose into quantity. Now what is the desired dose? Doctor asked to give 300 mg divided by availability is what? The dosage strength we have is
200 mg. So 200 mg into in how many ml? 5 ml. So it's a 5 ml. So guys, if you will calculate it, you will get an answer of 7.5 ml. Okay, so the answer will be 7.5 ml. So the answer is 7.5 ml. I hope आप सब लोगों का आंसर निकल चुका है. बहुत सही है अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं. So now let's do it. Question number 9, guys. Pseudoephedrine, Sudafed भी बोलते हैं हम इसे, has been prescribed as a nasal decongestant. Okay, so which of the following is a possible adverse effect of this drug? So guys, ये जो ड्रग आप देख रहे हैं, इसका जो आपको मुझे साइड इफेक्ट बताना है कि इस ड्रग का सूडो एफेड्रीन जो सुडाफेड है उसका ये एक नेजल डीकंजेस्टेंट काम करती है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? Option number 1 is constipation. Option number B, we have bradycardia, diplopia, means two visions, and we have restlessness. So guys, the answer of this question is option number 1. Okay, so option number 4, restlessness. Let me give you the rationale of this question. The rationale is adverse effect of pseudoephedrine are experienced primarily, okay, in the cardiovascular system and through sympathetic effect on the central nervous system, CNS. The most common CNS adverse effect include restlessness, and अगर इसकी जगह dizziness आता तो आप उसे भी टिक करते, और अगर इसकी जगह टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, वीकनेस, इस प्रकार के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड सिम्टम्स होते तो आप उन्हें भी क्लिक करते. ओके, एंड कॉन्स्टिपेशन एंड डिपोप्लिया आर नॉट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सूडोएफ्रेड्रिन. टैकीकार्डिया नॉट ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया होगा ना कि ब्रेडिकार्डिया, आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द सूडोएफ्रेड्रिन. सो गाइस, अगर ये ड्रग आपको देखने को मिल रही है तो आप ध्यान रखना, ये ड्रग पर्टिकुलरली रेस्टलेस कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. ओके, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आप बोल सकते हैं इसे इफेक्ट डाल दी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, so it will not lead to brady, it will lead to tachycardia, it will not lead to const, it will lead to diarrhea, it will not lead to diplopia, it will lead to restless, dizziness, tension, anxiety, insomnia, that kind of thing. Now let's see question number 10, guys. So question number 10 is in front of you. A healthcare provider has just inserted, okay, so a healthcare provider has just inserted nasal packing for a client with epistaxis. okay, तो आपके जो यहाँ पे ब्रेच फ्लैक्सिस होते हैं, ओके, ये 4 आर्टरीज का एक गुच्छा है. ओके, एंड दैट प्लेक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक पूल बन रहा है ब्लड का. अगर उस पूल में इंजरी होती है तो पेशेंट कैन गो इनटू एपिस्टेटिक्स. ओके गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मेडिकल सर्जिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको नहीं आता है, प्लीज आप लोग जाके पहले मेडिकल सर्जिकल कवर कीजिए, तभी इन क्वेश्चंस को करने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है. और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स टाइप में रेस्पिरेटरी सिस्टम का बना दूं कि आप विद इन 1 आवर पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डन विद ऑल द थ्योरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली मेरा अगला जो वीडियो होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिकल सर्जिकल विद इन 1.5 आवर के अंदर अंदर मैं पूरा का पूरा मेडिकल सर्जिकल कवर कर दूंगी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आपका एक कमेंट चाहिए जिसमें जो भी आप चाहते हैं. जैसे आपका कमेंट मैंने पढ़ा रिसर्च को लेके, सो डेफिनेटली आई विल मेक अ गुड, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल सीरीज बनाऊंगी मैं रिसर्च की, ताकि आप उसे पढ़कर बहुत अच्छे से अपना रिसर्च के जो भी क्वेश्चंस आप पेपर में देख रहे हैं उन्हें सॉल्व कर सके. तो उसी प्रकार से जो भी आपको वीडियोस चाहिए है आगे की, प्लीज जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली करूंगी. ओके, बनाऊंगी. So a healthcare provider has just inserted nasal packing डाला for a client with epistaxis. The client is taking Ramipril, guys. Ramipril कैटेगरी की जो क्लास है, आपको पता होनी चाहिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेडिकेशन में कौन से कैटेगरी में से आता है, जस्ट बी अवेयर. फॉर हाइपरटेंशन, तो आप बीपी हाई के लिए आप ये ड्रग दे रहे हैं Ramipril पेशेंट के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखना Ramipril कौन सा कैटेगरी की ड्रग है. What should the nurse instruct the client to do? तो इनमें से कौन सी बात जो है वो क्लाइंट को पेशेंट बोलेगा, सॉरी स्टाफ क्लाइंट को बोलेगी. Use 81 mg of aspirin daily for the relief of discomfort. Okay, एस्प्रिन लेने से तो और भी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी ना. So how we can give aspirin to the patient? Yeah, I know that कहीं ना कहीं एस्प्रिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, बट इसका ब्लीडिंग के भी तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना, तो वो तो ऑलरेडी ब्लीडिंग में, तो हम नहीं बोल सकते उसे ये बात.
ओमिट द नेक्स्ट डोज ऑफ रेमिपिल। कभी भी रेमिपिल आपका टेरेस जो होते हैं कभी भी ऐसे इंटरप्ट नहीं करना होता है बीच में से, तो ओमिट क्यों करना है डोज? वो तो बीपी को कम कर रहा है, शांत कर रहा है, जितना प्रेशर या बन रहा है उस प्रेशर को कम कर रहा है, तो ओमिट तो आप नहीं करेंगे। रिमूव द पैकिंग इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन swallowing। रिमूव द पैकिंग डिफिकल्ट इन swallowing। swallowing गले में हम गले से swallow करते हैं, नो से तो हम swallow ही नहीं करते हैं। सो ओके, फिर भी हम कंडीशन हम कंसीडर करेंगे, ओके नो इशू। अवॉइड रिग्रेस एरोबिक एक्सरसाइज। गाइस दिस इज द आंसर। आप पेशेंट को एरोबिक, क्योंकि वो नाक से सांस लेगा और आप उसे विग्रसली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे तो उसके नोज में और प्रेशर बनेगा और पेशेंट की ब्लीडिंग और ज्यादा बुरी हो सकती है, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव a client has had surgery for the deviated nasal septum। तो ये सारे डिसऑर्डर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो सब के सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं गाइस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम लोग अभी करेंगे, ओके। Which of the following would indicate that bleeding was occurring even if the nasal drip pad remained dry and intact? So a client has had a surgery of a deviated septum, okay, nasal septum. Which of the following would indicate that the bleeding was occurring even if the nasal drip pad remained dry and intact? फिर भी bleeding हो रही है, तो कैसे पता लगेगा? Nausea, repeated swallowing, increased respiratory rate and increased pain. सो गाइस अगर सेप्टम के बावजूद भी ब्लीडिंग हो रहा है तो वो उसके कुछ नोज के पीछे सिक्रीशंस आएंगे और वो स्वोलो कर रहा है, ओके, क्योंकि सिक्रीशंस आते चले जा रहे हैं। सो गाइस द आंसर विल बी रिपीटेड swallowing, okay। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 in front of you। A client who has undergone outpatient nasal surgery is ready for discharge and has nasal packing in place। तो एक क्लाइंट है जो कि अंडरगॉन हुआ है आउट पेशेंट नेजल सर्जरी अगेन एंड इज रेडी फॉर डिस्चार्ज एंड हैज नेजल पैकिंग इन प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट। तो जिनकी भी नेजल सर्जरी होती है उनके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है जब भी वो घर जा रहा है? अवॉइड एक्टिविटी दैट लिक द वल्सावा मैनुअल। राइट नाउ गाइस व्हाट इज वल्सावा? खांसी करना, जोर लगाना, प्रेशर पड़ना, राइट। सो अवॉइड करने को बोलना है, बिल्कुल अवॉइड करने को बोलना है। टेक एस्पिरिन टू कंट्रोल द नेजल डिस्कम्फर्ट। अरे एस्पिरिन ब्लीड करेगा, एस्पिरिन बिल्कुल भी कंफर्ट में नहीं आएगा यहाँ पे। अवॉइड ब्रूजिंग द टीथ अंटिल ब्रशिंग द टीथ अंटिल द नेजल पैकिंग इज रिमूव्ड। मैं फिर से बोल रही हूँ, ओरल का नेजल के साथ इतना लेना देना नहीं है। अप्लाई हीट टू द नेजल एरिया टू कंट्रोल स्वेलिंग। आइस कंट्रोल करता है स्वेलिंग को, हॉट एप्लीकेशन नहीं करते हैं। हॉट एप्लीकेशन ब्लड वेसल्स को और बढ़ाएंगे और वहां पे डब्ल्यूबीसीज जाएंगे और ज्यादा वहां पर कंटेंट पहुंचेगा, प्रोटीन्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एंड इट विल इंक्रीज स्वेलिंग, इट विल नॉट डिक्रीज स्वेलिंग। हीट कभी भी स्वेलिंग कम नहीं करता है, आइस पैक हमेशा या आइस हमेशा स्वेलिंग को कम करती है। और हम रिनोटमी वाले पेशेंट्स में भी या राइनोप्लास्टी वाले पेशेंट में हमेशा आइस पैक लगाते हैं, हॉट पैक नहीं लगाते। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट मी गिव यू द रैशनल बिहाइंड इट। सो the client should be instructed to avoid any activity that causes Valsalva maneuver, for example constipation, vigorous coughing and exercise, in order to reduce the bleeding and stress on suture lines. The client should not take aspirin because of its antiplatelet properties which may cause bleeding. Oral hygiene is important to get rid of mouth of old dried blood. So you cannot ask the patient please brush बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। All right, so guys now let's do the next question number 13। Which of the following statements should indicate to the nurse that the client has understood the discharge instructions provided after nasal surgery? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नर्स को ये इंडिकेट कर रही है कि भाई क्लाइंट तो बहुत अच्छे से समझ गया है, बहुत ही अच्छे से। तो उसने ऐसी कौन सी प्यारी सी बात बोल दी जिसको सुनकर जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत खुश हो गई कि अरे मैंने जो बोला इसको सब समझ में आ गया। सो लेट्स सी। I should not shower until my packing is removed। और है किस प्रॉब्लम क्या है? नेजल सर्जरी। So I should not show a shower until my packing is removed। मे बी कि नहाना नहीं है जब तक आपकी पैकिंग हिल नहीं जाती है तब तक आप बिल्कुल भी मत नहाना। I will take stool softener and modify my diet to prevent constipation। परफेक्ट, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में हमने बोला कि वल्सावा मैनुअर नहीं करना है,
हमने बोला बलसावा मैनुअल नहीं करना है नोजल सर्जरी में, क्यों? क्योंकि उससे प्रेशर पड़ता है। तो अगर वो इंसान स्टूल सॉफ्टनर ले रहा है, डाइट अपनी प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इट इज इनडायरेक्टली वलसावा मैनुअल, क्योंकि वलसावा मैनुअल में कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट के नेजल प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप उसको स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी डाइट को, तो उसको जो सर्जरी हुई है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। कफिंग एवरी सेकेंड आवरली, नो नो नो, कफ तो बिल्कुल भी नहीं करने को, कफिंग एवरी सेकेंड आवर इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। खांसी आ रही है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप किसी को प्रमोट कैसे कर सकते हो खांसी करने के लिए? हाउ? आई डोंट नो। So it is important to blow my nose each day to remove the dry secretions. No, there is no need to blow your nose. आप आराम से साफ कर लो, अच्छा रहेगा। ब्लो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लो करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। So guys, the correct answer, the very nice thing the patient mentioned over here is option number 2. I will take stool softener and modify my diet to prevent the constipation. Now let's move on to the another question. Question number 14. A nurse is planning to give pre-operative instruction to a client who will be undergoing rhinoplasty. Okay, so the nurse is planning. Planning to give pre-operative instruction. Okay, तो अभी सर्जरी हुई नहीं है, अभी सर्जरी पेशेंट की होनी है. Okay, so undergoing rhinoplasty. Which of the following instruction should be the nurse include? तो इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो नर्स को इंक्लूड करनी चाहिए है? ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर सर्जरी nasal packing will be in place for 7 to 10 days. Okay. Normal saline should normal saline nose drops will need to be administered pre-operatively. Okay. And then after the result of just give me a second. Making. Okay, so the result of the surgery will be immediately or this post-operatively. Okay, and aspirin containing medication should not be taken for 2 weeks before surgery. So guys, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो प्री ऑपरेटिवली आप पेशेंट को बोलेंगे, अंडरगोइंग जो रीनोप्लास्टी में जा रहा है, उनको इनमें से कौन सी बात आप पेशेंट को बोलोगे? सो यू हैव टू लेट मी नो इनमें से कौन सी बात सही रहेगी. So guys, for question number 14, the correct answer will be option number 4, aspirin. बार बार एस्पिरिन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, बार बार यहाँ पे वलसावा मैनुअल का जिक्र हो रहा है, यानी कि अगर आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको एस्पिरिन, वलसावा मैनुअल, इन सब पॉइंट्स को थोड़ा दिमाग में रखना है, अवॉइड करना है. ओके, तो ये सब क्वेश्चन करने का फायदा क्या है? ये सब क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि आप अवेयर हो रहे हो, ओवरऑल आपके माइंड में कंसेप्ट प्रैक्टिकल बेस्ड बैठ रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव, which of the following assessment is a priority immediately after nasal surgery? So guys, आफ्टर नेजल सर्जरी आपकी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी? नेजल सर्जरी. ऑप्शन नंबर ए वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज असेसिंग द क्लाइंट पेन, inspecting for pre-orbital ecchymosis, assessing respiratory status, measuring intake and output. So question number 15 का आप क्या आंसर देंगे guys? Question number 15, what answer you will give? क्या करोगे आप इमीडिएटली नेजल सर्जरी के बाद? सर्जरी किस चीज की हुई है? नेजल, राइट? नेजल किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का. तो क्या आप उसकी चेस्ट क्लाइंट की पेन चेक करोगे? हाँ, कर भी सकते हैं, क्लाइंट का पेन, सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी के बाद पेन होना लाजमी है. उस पेन से आप क्या ही फाइंड आउट कर लेंगे? इंस्पेक्ट फॉर द पेरिऑर्बिटल एकाइमोसिस, ये भी कई बार हो जाता है, नॉर्मल है फाइंडिंग. असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस, एग्जैक्टली, नाक बंद कर दिया आपने, उसका सर्जरी करी है नोज की, वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंसान सांस कैसे ले रहा है, कैसे नहीं ले रहा, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें पता हो, ये हमारी प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये ना हो आपने नेजल सर्जरी कर सब ठीक कर दिया बट बेचारा सांस ही नहीं ले पा रहा है, और so this we sure. Next, question number 16 guys, in front of you, question number 16. After nasal surgery, okay, the client expresses concern about how to decrease facial pain and swelling while recovering at home. So after nasal surgery, client express कर रहा है अपने concerns के बारे में कि कैसे मैं अपनी facial की जो दर्द है और जो सूजन है उसे कम कर सकता हूँ घर पर. Which of the following discharge instruction would be the most effective for decreasing pain and edema? For decreasing pain and edema. So guys, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ इससे काफी असर पड़ सकता है, जो इंसान
घर जा रहा है रिसीविंग के लिए. सो गाइस व्हाट यू थिंक? टेक एनाल्जेसिक्स एवरी 4 आवर राउंड द क्लॉक. हर 4 घंटे में एनाल्जेसिक्स लीजिए आप. यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे एज नीडेड टू कंट्रोल द सिम्टम्स. यूज अ bedside humidifier while sleeping. Apply cold compress to the area. So guys, घर जा रहा है वो, घर अपनी मर्जी से एनाल्जेसिक खा रहा है, अपनी मर्जी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, अपनी मर्जी से बेड साइड ह्यूमिडिफायर लगाएगा. चलो वो तो फिर भी थोड़ा बेटर ऑप्शन है, लेकिन कोल्ड कंप्रेस इज नर्सिंग प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप आफ्टर नेजल सर्जरी हमेशा आइस पैक, नॉट हॉट पैक, नो नो नो. हॉट पैक कॉम्प्लिकेशन करेगा, आइस पैक स्वेलिंग कम करेगा, पेन कम करेगा. इसीलिए हमेशा जिनकी भी रिनोप्लास्टी होती है, नेजल जो उनकी भी सर्जरीज होती है, उनमें हमेशा हम लोग कहते हैं आप कोल्ड कंप्रेशन यूज कीजिए. सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Okay, so let's move on to the another question. The question is in front of you. The client is being discharged with nasal packing in place. The nurse should instruct the client to what? तो guys already nasal packing हो रखी है, वो घर जा रहा है. क्या बोलेंगे अब आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि बोलना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी नो what to manage. Perform frequent mouth care. Use normal saline nose drop daily. Sneeze and cough with mouth closed. Gargle every 4 hours with salt water. So guys, डिस्चार्ज हुआ है, नेजल पैकिंग लगी हुई है, अभी भी नाक पे बैंडेज है. द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू व्हाट? क्या करना है? नाक पे पैकिंग लगा हुआ है, जो सिक्रीशंस मुंह के अंदर आ रहे हैं उनको क्लीन करते रहो, माउथ वॉश करते रहिए आप, ताकि वो पेट में ना चले जाए सीधे के सीधे सिक्रीशंस. नॉर्मल स्लाइन नेजल ड्रॉप डालनी है नाक के अंदर, अभी भी पैकिंग मतलब डिस्चार्ज हुआ है तो क्या नेजल ड्रॉप्स डालेंगे आप. स्नीज एंड कफ, वो तो कभी भी नहीं बोलना, वल्सावा मैनुअल कभी भी नहीं बोलना है. या फिर gargle every 4 hours with the salt water, या gargle, what do you think, what will be the answer? So guys, the answer will be option number 1. Let me give you the rationale. Frequent mouth care is important to provide comfort and encouraging eating. Mouth care promotes moist mucous membrane. Nose drop cannot be used with nasal packing in place. भाई पैकिंग लगी पड़ी, आप कैसे ड्रॉप्स यूज करेंगे, राइट? So when sneezing and coughing, the client should do so with the mouth open to decrease the chance of dislodging the packing. Gargling not be attempted while packing in place. Gargling नहीं करते जब भी पैकिंग होती है. So यहाँ से आई होप, आई एम डैम श्योर आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया, यू कैन इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. हमें बस कुछ नर्सिंग स्किल्स दिमाग में रखने हैं और उनके साथ ही हमें रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. एंड आई एम डैम श्योर आफ्टर डूइंग ऑल दिस क्वेश्चन आपको कहीं पे भी अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है. आप आराम से अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, सो दैट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वेल डन हो चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18, which of the following activities should the nurse teach the client to implement after the removal of nasal packing on the second post operative day? So guys, अब दूसरा दिन आ चुका है. So which of the following activities should the nurse teach the client to implement after the removal of nasal packing on the second post-operative day? So क्या लगता है आपको, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड क्लीनिंग द नेल्स ओके until the swelling has subsided. अवॉइड कीजिए, बिल्कुल क्लीन मत कीजिए जब तक सूजन कम नहीं हो जाती है. अप्लाई वाटर soluble jelly to lubricate the nares, the nose, and keep a nasal drip pad in the place to absorb the secretions. Or option number 4, use a bulb syringe to gently irrigate the nares. Okay, तो आपको क्या लगता है what will be the correct answer? So guys, the correct answer will be option number 2. Okay, let me give you the rationale. After removal of nasal packing, the client should be instructed to apply water soluble jelly, okay, to the nares to lubricate the nares and promote comfort. Okay, so guys, question number 19 and question number 20. So you have 2 minutes, you have to answer me. Okay, so I'll be right back. आप लोगों के सामने 2 questions हैं, आपको इन्हें solve करना है.
Alright guys, so I'm back. I hope आप लोगों को आंसर्स मिल चुके हैं. Question number 19, question number 20. So guys, the answer of question number 19 is 4 and the answer of question number 20 is 3. So let me give you the rationale. Question number 19. The client should assume a sitting position and lean forward. Firm pressure should be applied to the soft portion of the nose for approximately 10 minutes. Tilting the head backward can cause the client to swallow blood, which can obscure the amount of bleeding and also can lead to nausea. Okay, so that's why the answer is option number 4. Question number 20. Posterior packing may alter the respiratory status of the client. So, an elderly client has posterior packing inserted to control a severe nosebleed. After insertion of the packing, the client should be closely monitored for which of the following complication. So, guys, option number 3, hypoventilation के लिए हम लोग करेंगे, right? So, the answer is hypoventilation. Rational, posterior packing may alter the respiratory status of the client, especially in elderly clients, causing hyperventilation. Clients should be observed carefully for the changes in the level of consciousness, respiratory rate, and the heart rate and rhythm after the insertion of the packing. Vertigo does not occur as a result of the insertion of posterior packing. Bell's palsy, a disorder of seventh cranial nerve damage, it's not associated with epistaxis or nasal packing. Loss of gag reflex does not occur as a result of the insertion of posterior packing. तो बहुत ही clearly mention था guys. Now let's move on question number 21. So guys, अब जो pattern है question का वो change हो जाएगा. Okay, so the next pattern will be little deeper. तो upper respiratory से अब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं. All right, so the question is in front of you. So now we are going to talk, few questions about lung cancer. Okay, laryngeal cancer. Question in front of you. Post-operative nursing management of the client following a radical neck dissection for laryngeal cancer requires what? Okay. So the question in front of you is post operative की बात हो रही है कि post operatively nursing management कर रहे हैं हम उस client की, okay, जो कि radical neck dissection किया गया है laryngeal cancer का. Require what? Complete bed rest, minimizing head movement. कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, मिनिमाइज हेड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करने को बोलनी है, या फिर उसके वाइटल साइन शिफ्ट में एक बार चेक करने हैं, या फिर क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्टेड एट 48 आवर्स. क्लियर लिक्विड स्टार्ट करो 48 आवर्स के बाद. ओके. फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द लेरेंजेक्टमी ट्यूब. ओके, या फिर फ्रीक्वेंट सक्शनिंग करनी है लेरेंजेक्टमी ट्यूब की. सो गाइस, फ्रीक्वेंट सक्शन, जो लोग भी आईसीयू में काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर किसी प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट किया गया है तो हम लोग सक्शनिंग, एयरवे पेटेंसी, ब्रीदिंग पेटेंसी, इन सब के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं. और यहाँ पर भी वही किया जा रहा है. यहाँ पर आपके जो लेरेंजियल कैंसर में जो नेक डायसेक्शन की है उसकी सक्शनिंग आपको फ्रीक्वेंटली करनी है. Question number 22. A client who has had a total laryngectomy appears withdrawn and depressed. So guys, पूरा का पूरा लैरिंग्स निकाल दिया गया. अब वो इंसान बात कर पाएगा क्या? नो, वो लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, राइट? तो अब वो उतना बात नहीं कर पाएगा. द क्लाइंट हु हैज टोटल laryngectomy appear withdrawn, वो बड़ा चुपचाप सा लग रहा है, वो दुनिया से थोड़ा अलग हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है वो पेशेंट. एंड द क्लाइंट कीप द कर्टन ड्रॉन, और हमेशा जो पर्दे वगैरह है उनको लगा के रख रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मुझे नहीं मिलना है किसी से भी, इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट अलोन, और इंडिकेट कर रहा है कि भाई मुझे अकेले रहने दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है. ओके. विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट लाइकली बी थेरेपेटिक फॉर द क्लाइंट. ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है, उनको उनका स्पेस देना चाहिए, रीअश्योर करना चाहिए, उन्हें बार बार बातचीत करनी चाहिए, उन्हें प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप हिम्मत मत हारो, अगर आपके गले की आवाज नहीं है तो हम आपको थेरेपीज वगैरह बताएंगे, सिखाएंगे, ये सब करेंगे. मतलब उनको थोड़ी उम्मीद जगाना उनके अंदर. सो लेट्स सी इन चारों ऑप्शन में से कहां पर ये चीजें लागू हो रही है. डिस्कसिंग द बिहेवियर विद द स्पाउस टू रिमाइंड द कॉज. अरे बीवी से बात करके क्या हो जाएगा, उसको क्या मतलब है, हमें तो पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है ना, पेशेंट इज द मेन प्रायोरिटी. सो हम लोग यहाँ पे पेशेंट को ही कंसीडर करेंगे, ना कि पेशेंट के रिलेटिव्स को. पेशेंट के रिलेटिव्स को क्या बोलना है, या वाइफ को भी क्या ही बोलना है. ओके. सो एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर प्लान्स, या ये हो सकता है, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है कि उसके कोई फ्यूचर प्लान नहीं होंगे, उसकी जिंदगी तो पीछे आ गई है ना, फ्यूचर का तो क्या ही सोच रहा है. नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग द नीड ऑफ द प्राइवेसी. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी को.
लेकिन ये ना हो वो उस प्राइवेसी में अपना सुसाइड ही कर ले, तो इतनी भी प्राइवेसी नहीं देनी होती पेशेंट को। encouraging expression of feeling non verbally and right, perfect। सो हम यहाँ पे इंकरेज कर रहे हैं कि कुछ तो अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके बेसिस पे हम क्या इंकरेज करें कि वो जो फीलिंग है कि मैं वर्थलेस हो गया हूँ, मैं कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ, अब इसे कैसे रिप्लेस कैसे करें। सो गाइस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट एंड 100% गुड अप्रोच। अगर कोई इंसान ऐसा है तो हमें इसी प्रकार से उसके साथ जो है वो डील करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज क्वेश्चन नंबर 23। अ नर्स सक्शनिंग अ क्लाइंट who had laryngectomy, तो मैं बोला आपको कैंसर, लंग लैरिंजियल कैंसर, laryngectomy के बारे में बात करें। दिस इज पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ओके। सो द नर्स इज सक्शनिंग अ क्लाइंट who had a laryngectomy. What is the maximum amount of the time of the nurse should suction the client? So guys, I'm damn sure आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा हम नहीं करते हैं। 10, 15, 25 और 30, बट गाइस ध्यान रखना 15 मैक्सिमम हो चुका है, 10 इज द मिनिमम, ओके। सो वी विल नॉट गो मैक्सिमम बियॉन्ड अमाउंट ऑफ द टाइम नर्स शुड सक्शन द क्लाइंट। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा हमें नहीं जाना है। लेट मी गिव यू द रैशनल, okay। Question 23, a client should be suctioned for no longer less than 10 seconds, okay। Suctioning for longer than 10 seconds may reduce the client's oxygen level in the blood, so don't do that। Question number 24 guys, question number 24, when suctioning a tracheostomy tube, अब tracheostomy को suction कर रहे हैं, और प्लीज नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर ट्रिकोस्टमी की थोड़ी शक्ल भी देख लीजिएगा, कैसे दिखती है ट्रिकोस्टमी, साइज कौन कौन से है। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो प्लीज जस्ट लुक फॉर द, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल से ही तो हमारा इमेजेस निकलते हैं, तो ट्रिकोस्टमी है तो ट्रिकोस्टमी के पिक्चर्स देख लो, कुछ और निकल के आ जाएगा तो उसका पिक्चर देख, लेरेंजोटमी, चलो लेरेंजोटमी तो कई पिक्चर, बट ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल में, कृपया करके उन्हें उनके पिक्चर्स देखिए, उनके साइजेस देखिए, वही आपको मेडिकल सर्जिकल में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको देखने को मिलेंगे। When suctioning a tracheostomy tube 3 days of following insertion, the nurse should follow which of the following procedure? तो नर्स को कौन सा जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना है। 20 क्वेश्चन 24, यूज अ स्ट्राइल कैथेटर ईच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन। एब्सोल्युटली, ट्रिकोस्टमी ही नहीं, ईटी सक्शन भी आप करते हैं तब भी हम बिल्कुल स्ट्राइल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और अगर गलती से वो ट्यूब बेडशीट पे या हाथ पे भी टच हो जाती है ना गाइस, हम उसे डिस्कार्ड करते हैं हमेशा। So we will take 16 French, 18 और 20 French according to the size of the tracheostomy, जो भी साइज है उसका छोटा ही नंबर लेंगे क्योंकि tracheostomy इतनी बड़ी भी नहीं होती है। So आप वो जो ट्यूब ले रहे हैं जिससे आप सक्शन कर रहे हैं, उस ट्यूब को आप क्या करने वाले हैं, स्ट्राइल टेक्निक से यूज करने वाले हैं, ग्लव्ड हैंड, स्ट्राइल ग्लव्स, और अगर इन केस वो ट्यूब कहीं टच हो जा रही है, डिस्कार्डेड। सो यूज अ स्ट्राइल कैथेटर ईच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन। हर वक्त आपने स्ट्राइल कैथेटर इस्तेमाल करना है सक्शन के दौरान। तो इसका आंसर सीधा ही मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है। क्लीन द कैथेटर इन स्टाइल वाटर आफ्टर ईच यूज एंड रीयूज। नो 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 नो, नेवर नेवर रीयूज। प्रोटेक्ट द कैथेटर इन स्टाइल पैकिंग बिटवीन द सक्शनिंग एपिसोड। नहीं, हम उसको कहीं नहीं टच करते हैं, इवन पैकेजिंग में भी टच नहीं करना है, एक बार निकाल लिया तो मतलब निकाल लिया। यूज द क्लाइंट कैथेटर विद ईच सक्शनिंग एंड डिसइंफेक्ट। नहीं नहीं, डिस्कार्ड इन द बिन। Next question number 25 guys, the last question we having here in this laryngeal laryngectomy में, the client with the laryngectomy sorry, does not want his family to see him। वो नहीं देखना चाहता किसी को भी, उसको कोई पसंद नहीं है। He indicate that he thinks the opening in his throat is disgusting। गले में जो ट्यूब डाल दी गई है वो डिस्गस्टिंग है, ओके, जो ओपनिंग वो डिस्गस्टिंग है। नाउ द नर्स शुड व्हाट, नर्स को क्या बोलना चाहिए, इनिशिएट टीचिंग अबाउट द केयर ऑफ द स्टोमा, कि भाई तुम टेंशन मतलब तुम इसके केयर के बारे में समझ लो, कैसे केयर करना है, आप ये बोलेंगे। या फिर आप पेशेंट को बोलेंगे एक्सप्लेन दैट द स्टोमा विल नॉट बी ऑलवेज लुक एज इट डज नाउ, inform the client of the benefits of the family support at this time, explore why the client believes the stoma is disgusting। So guys, option number 4, always encourage them to speak more, always encourage them, okay। तो ये answer number 4 will be the correct answer in this scenario। So guys, question number 26 आपके सामने, it's a diagram question, okay। So the nurse is making rounds and observes the client would had a tracheostomy tube inserted 2 days ago, okay, जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं। The nurse policy manual recommends use of gauze pad what,
तो क्या पॉलिसी से मैटर करता है, कैसे गॉज पैड का क्या एग्जाम्पल आप देखेंगे। सो गाइस वी हैव picture here, now questions, now the options. So the option number 1 is make sure, okay, make sure the gauze pad is dry and the client is comfortable position. तो आपको make sure करना है क्योंकि जो client है वो comfortable position में है और gauze dry है, ये make sure करना है। या फिर ask the nursing assistant to tie the tracheostomy tube ties on the back of the client's neck. Oh my god, okay, ask the nursing assistant to tie the tracheostomy tube ties in the back of the client's neck. Reposition the gauze pad around the stoma with the open end downwards. No, 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 not downwards. It should be upward. नीचे कर दोगे वो निकल जाएगा। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो एंड है वो अपवर्ड होता है ना कि डाउनवर्ड। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। Ask a registered nurse to change the ties and position another gauze pad around the stoma. तो guys इसका सिंपल सा आंसर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस दिए। कह रहा है इस पिक्चर में कैसे मैनेज करना है, अभी भी ट्रिकोस्टमी वगैरह पेशेंट है। ऑलवेज मेक श्योर कि जो गॉज पैड जो उसके गले में लगा है वो ड्राई होना चाहिए है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। और आप उसे क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में दे रहे हैं ताकि वो निकले ना। कई बार हम पेशेंट को टेढ़ा मेढ़ा या सीधा उल्टा लेटाने से वो ट्रिकोस्टमी जो है वो आउट हो सकती है, डीकैमुलेट हो सकती है। तो हमेशा मेक श्योर करना है कि ये पोजीशन सही है पेशेंट का, ट्रिकोस्टमी ट्यूब का, और जो ड्रेसिंग है वो ड्राई है, क्योंकि वेट ड्रेसिंग साइन ऑफ इन्फेक्शन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर। Next question number 27 guys. What area of education should the nurse provide employees in a factory making products that causes respiratory irritation to reduce the risk of laryngeal cancer? Select all that apply. इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो आप किसी पेशेंट को बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए, इससे आपका जो लंग कैंसर के चांस है वो कम हो जाएंगे। Obviously we will ask them to wear some kind of mask, right? स्मोकिंग के लिए भी मना कर सकते हैं, तो let's see. So guys question number 27, select all that apply. तो दो से ज्यादा आंसर आप दे सकते हो। स्टॉप स्मोकिंग, बहुत अच्छी बात है, स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। हैप्पा फिल्टर इन द होम, होम तो काम कर रहा है कहीं पे, होम में क्यों डालना है। चलो लिमिटेड अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल पीना कम करना चाहिए। ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील, वो तो हम नॉर्मली भी करते हैं, उसका कैंसर के साथ क्या लेना देना है, चलो हो भी सकता है। अवॉइडिंग रेजिंग द वॉइस ऑफ द टू बी हर्ड ओवर द नॉइस इन द फैक्ट्री, अपनी आवाज ज्यादा नहीं रेज करने से। मेरी आवाज कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा जोर से बोलने से मेरा जो गला है वो काफी कुछ टाइम, एक दो दिन के बाद बैठ जाएगा, काफी ज्यादा इरिटेशन होती है मुझे गले में। तो ये भी हम नहीं बोलते कि अपनी कभी भी आवाज फैक्ट्री की नॉइस से ज्यादा आप नहीं रखनी है। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। So guys, option number 1, that is your 27. Option number 1, stop smoking and limiting alcohol intake are the correct answers. Let me give you the rationale. The primary risk factor for laryngeal cancer are smoking and alcohol. So the primary risk factor for laryngeal cancers are smoking and alcohol. Smoking cessation is most successful way, to support group and counseling. Heavy drinking should be avoided since the risk increases the amount of alcohol intake also. So guys, that is the correct answer is option number A and option number 3. Okay, these are the correct answer. Now let's move on to the question number 28. Okay, so the client has hoarseness for more than 2 weeks. Okay, एक client है जिसके गले में hoarseness है 2 हफ्ते से 2 weeks से ज्यादा। Nurse should what? तो nurse को क्या करना चाहिए है? Refer the client to a healthcare provider for a prescription for an antibiotic. Okay, instruct the client to gargle with the salt water at home. Okay, ये बोलेंगे आप पेशेंट को। या फिर assess the client for dysphagia, difficulty in eating में कुछ ऐसा है, ये बोल रहा है, assess करना है, सॉरी। instruct the client to take a throat analgesic. So what you think, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या सही आंसर रहेगा। हॉर्सनेस है गले में मोर देन 2 वीक से, अब क्या करना चाहिए। आप पता लगाइए कि क्या पेशेंट को, क्या आप रेफर करेंगे क्लाइंट को टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक के लिए, या फिर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू गार्गल विद द सॉल्ट वाटर। हाँ, ये तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, जब भी गला हॉर्सनेस होता है तो हम बोलते हैं। डिफिकल्टी इन ईटिंग, या फिर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक अ थ्रॉट एनाल्जेसिक। व्हाट डू यू थिंक। एंड आई एम 100% श्योर आप लोग हमेशा, जो भी लोगों को नहीं मालूम है वो लोग ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक कर सकते हैं कि गार्गल, पानी में नमक वाला गार्गल करने से हॉर्सनेस जो है वो चली जाएगी। बट गाइस इट्स मोर देन 2 वीक्स,
और ये कैंसर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और कैंसर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है, कैंसर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि पेशेंट जो है आपको डिस्फेजिया में अगर वो जा रहा है तो ये कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट मी टेल यू द रैशनल। हॉर्सनेस अकरिंग लॉन्गर देन 2 वीक्स इज अ वार्निंग साइंस ऑफ लेरेंजियल कैंसर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप इम्यूनोलॉजी वाले जो टॉपिक है, जो कैंसर वाले टॉपिक्स हैं, उनमें जो अगर आप लंग कैंसर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है लेरेंजियल कैंसर, लंग कैंसर के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। So guys, now in the second part we are going to discuss the lower respiratory tract infections and the MCQs related to lower tract. I hope इस वीडियो में आपको upper respiratory tract के बारे में काफी बेसिक डाटा समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So see you in the next part, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं lower respiratory tract disorder MCQs. So thank you so much and bye bye. All right.